टेक्स्ट बुक कंटेंट में नहीं है, लेकिन इंटर के टेक्स्ट बुक्स में ये बात थी। कौन सी बात? जब उन्हें आलमगीर की उपाधि, जिसका अर्थ था विश्व विजेता। तो इस प्रकार से हम एक दो प्रश्न इंटर लेवल के आते हैं, लेकिन हम लोग ठीक है इंटर ना तो सही, कम से कम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 के टेक्स्ट बुक्स को ही पढ़ना। ठीक है। जैसे औरंगजेब कमजोर है, भारत में ब्रिटिश शासकों की स्थापना हुई थी। मैंने कल कहा उस समय ब्रिटिश शासक मूल रूप से व्यापार करने हेतु भारत आए थे। तो भारत में इन्होंने किस कंपनी को लेकर यहाँ आए हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया कंपनी। उस कंपनी को उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण अधिकार दिए थे। कौन दिए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी का? हाँ, सालर से नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां की इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ एक ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण अधिकार दिया कि भारत में जाकर व्यापार करें, और उस व्यापार को लेन देन भारत और इंग्लैंड के बीच में करते, जहाँ कम मूल्य में वहाँ व्यापारी वस्तुओं को खरीदा जाए और अधिक मूल्य में यहाँ पर और ठीक उसी प्रकार से भारत के लोगों को भी अधिक मूल्य में बेचा जाए। जैसे उस समय यहाँ भारत के जो प्रमुख वस्तुएं थे व्यापार के लिए, कौन कौन से वस्तुओं के लोग ले जाते थे इंग्लैंड? धागा, रेशमी धागा, सूती धागा। हाँ, सूती, सूत और रेशमी धागा कपड़ों को ले जाते थे। और साथ ही साथ जो सुगंध पदार्थ, जैसे सुगंधित द्रव्यों को भी ले। पदार्थ होते हैं जो गरम मसाले में हम इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार की वस्तुओं को भी वे लोग अपने व्यापार की वस्तुओं के रूप में बना लिए थे। जब भारत में वे लोग अंग्रेज जब भारत में समुद्री मार्ग द्वारा आना चाहते थे, लेकिन उनसे पहले ही भारत को कौन पहुंचे? किस देशवासी पहुंचे? वास्को डी गामा। हाँ, वास्को डी गामा आए थे, लेकिन किस देश के निवासी हैं? पोर्चुगीज। पोर्चुगीज। हाँ, वास्को डी गामा पुर्तगाली है, जो हम पोर्तुगीसो जो कहते हैं तेलुगु में, पोर्तुगीसो पुर्तगाली। किस वर्ष इन्होंने भारत को आए थे? 1498 में। 1498 को भारत में आए। तो वास्को डी गामा है सबसे पहले समुद्री मार्ग को खोजने वाले व्यक्ति हैं। यह प्रश्न आपको 2022 के टेट में भी पूछा गया था। और उनसे पहले निकले थे अंग्रेज, लेकिन भारत तक नहीं पहुंचे, बल्कि उन्होंने एक अफ्रीका के साउथ द्वीप अफ्रीका के। गुड होप के पास वहां पहुंचे, और जब तक उनसे पहले ही ये पुर्तगाली आए थे। और पुर्तगाली और अंग्रेजियों के बीच आपस में युद्ध हुआ करता था, और यहाँ सैनिकों शिविर भी वो लोग रखते थे। और जब के बारे में जब आपसी युद्ध हुआ करते थे, जैसे ही मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तब वे लोग शक्तिशाली बनने लगे। यहाँ के आप राजाओं से युद्ध भी करने लगे। कुछ युद्धों का उल्लेख हुआ, जैसे 1764 में किसका युद्ध हुआ? अनवरुद्दीन और फ्रेंच। आरकाट के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रेंच सेना। फ्रेंच सेना के बीच युद्ध हुआ। उन्होंने एक छोटी सी एक बड़ी सेना को पराजित की है, क्योंकि उनके पास आधुनिक उपकरण थे। इस प्रकार से उनके एक आत्मविश्वास आ गया कि हम लोग यहाँ के भारत की सेना को पराजित कर सकते हैं, और यहाँ के राज्य को अपने अधीन करके शासन भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार के सेना सहाकार पद्धति को अपनाने वाले सबसे पहले शासक कौन है? हैदराबाद के शासक ही हैं, जिन्होंने मुजफ्फर जंग में इस प्रकार के सेना सहाकार को लिया, और इसके बदले में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 50,000 रुपए, सैनिकों को 50,000 और 2 लाख कर वसूल होने वाला जागीर, इस प्रकार से कई भाग अंग्रेजों को। इसी प्रकार भारत में अंग्रेज साम्राज्य की स्थापना कौन से युद्ध से हुई? प्लासी युद्ध। से युद्ध से भारत में अंग्रेज राज्य की स्थापना हुई थी। और ये अंग्रेजी प्लासी युद्ध किनके बीच हुआ? सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश शासक के बीच हुआ था।
हाँ, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। विशाल भारत का एक पूर्वी भूभाग बंगाल अंग्रेजों के अधीन आ गया। इस प्रकार से अंग्रेज जब भारत के शासकों की सेना सहायता कर रही थी और यहाँ के राजाओं को जीत हुई थी, तब वे लोग उपहार लिया करते थे। और उनके बाद उनके साथ साथ रेजिडेंट नामक अधिकारी भी रहा करते थे, जैसे आपको कल बताया, जो हैदराबाद की जो कोटी वुमेन्स कॉलेज है, और ये कोटी वुमेन्स कॉलेज भी उस समय के रेजिडेंट ही था। जैसे ही उनका शासन बढ़ने लगा, कल मैं आपको बताया कि चित्र द्वारा 1770 में कितने भूभाग थे भारत के, और अंग्रेज के शासन करने वाले शासित भूभाग किस प्रकार से उनके शासित भूभाग का विस्तार होते चला। तो ये बात को हम धीरे धीरे उनके शासन के विरुद्ध लोग विद्रोह करना आरंभ किया था। जैसे जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग भी, और किसान भी, और कई प्रकार के बुनकर, कपड़ा बुनने वाले बुनकर लोग भी। इस प्रकार से कई शासक भी उनके विरुद्ध युद्ध लड़ने लगे, जिनसे जो राजा उनके अनुकूल हैं उनसे भी फ्रेंडली रहा था करते थे। जो लोग उनके विरुद्ध था, उनसे वे लोग दुश्मनी रखा करते थे। इस प्रकार से यहाँ के शासक भी अंग्रेज शासकों के विरुद्ध विद्रोह करना आरंभ किया था। जैसे कल उल्लेख हुआ था कि नाना साहेब पेशवा जो झांसी के महारानी झांसी लक्ष्मीबाई और जैसे रानी लक्ष्मीबाई हैं, और इत्यादि कई भारतीय राजा ने भी उनके साथ मिलकर एक विद्रोह किया था। और यह विद्रोह आगे बढ़ते हुए 1857 की जो क्रांति लाई थी। चलें, तो आज की हमारी कक्षा 1857 की इस क्रांति से ही शुरू करते हैं। जो ये 1857 का जो विद्रोह हुआ, जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में, तो ये मुख्य रूप से सैनिक विद्रोह था। सैनिक तिరుగుबाट, यही स्वतंत्रता संग्राम का पहले संग्राम कहा जाता है। स्वतंत्रता पुलिस तिరుగుबाट जो कहते हैं 1857 स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह था, जो उसमें क्रियात्मक रूप से सैनिक ही भाग लिए थे। जैसे 10 मई 10 मई 1857, 10 मई 1857 संडे का दिन था, रविवार था उस दिन। और उस दिन उत्तर प्रदेश के मेरठ के सैनिक शिविर में एक विद्रोह हुआ। और उससे पहले भी एक विद्रोह हुआ 1857 के मार्च में सैनिक विद्रोह हुआ था, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था जो मेरठ में हुआ था। तो एक छोटा सा विद्रोह हुआ था, लेकिन जो ऐतिहासिक विद्रोह हुआ, ऐतिहासिक विद्रोह नहीं बल्कि ब्रिटिशों के विरुद्ध जो सबसे बड़ी लड़ाई हुई, वो 1857। ठीक है, बाद में वो 1942 में क्विट इंडिया का आंदोलन चला, वो अलग है। लेकिन उससे भी जो बड़ा विद्रोह हुआ 1857 का विद्रोह ही है, इस बात को आप याद रखें। तो ये विद्रोह का मूल कारण क्या था? ये विद्रोह हाँ, ठीक है, तो अभी इसमें कॉल्स आते रहते हैं। ठीक है, ये 1857 जो सैनिक विद्रोह का मूल कारण है। उस समय अंग्रेज नए प्रकार की बंदूक को उपयोग में लाया, जिसे बंदूक कहा करते हैं। ये इनफील्ड बंदूक में जो उसमें बंदूक में जो बारूद का इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग, उसकी जब उसे बंदूक का उपयोग करना होता है तो मुंह से उसका कुछ भाग निकालना पड़ता है। तो एक चर्बी थी, गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ वो एक परत हुआ करता था।
उस मुंह से निकालकर बंदूक का उपयोग करना पड़ता था, जो यहाँ के भारतवासियों के धार्मिक विश्वासों के विरुद्ध था। जो गाय की चर्बी है और हिंदुओं का जो प्रतीक मानते हैं पवित्र, और उसी प्रकार सुअर है, ये जो मुसलमान उसे द्वेष करते हैं। तो ये इस प्रकार के ये दोनों धर्म के सैनिक भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो मूल कारण है कि एनफील्ड नामक बंदूक का प्रयोग से ही ये कई बार भारत की सेना उन्हें बताया कि हम इसका उपयोग, लेकिन अंतिम में सैनिक शिविर में ही ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों के ऊपर ही गोली चलाना शुरू किया। और धीरे धीरे जैसा ही ये गोली चलाना शुरू किया और ये समाचार पूरे मेरठ में फैल गई और सारे के सारे सैनिकों अंग्रेजों के विरुद्ध भड़क उठे, आंदोलन करे, क्रांति करे, उन्हें मारे, उनके जो भवन है जलाए करे, कई प्रकार का नुकसान उनको हुआ। एक प्रकार का एक उन पर एक हावी हो गए थे, टूट पड़े थे, तो अंग्रेज भयभीत हो गए थे, डर अचानक ये क्या हुआ। तो इस प्रकार के विद्रोह उन पर किया गया था। तो मूल कारण है कि इनफील्ड नामक बंदूक का उपयोग करना ही इस विद्रोह का मूल कारण है। उसके अलावा भी, उसके अतिरिक्त भी और भी जो कारण थे, अधिक कर वसूल करना, उन्हें शोषण करना, ये थे, लेकिन जो मूल कारण था ये बंदूक का उपयोग करना। इस संबंध में कुछ चित्र आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, बंदूक में जो बारूद भरने का दृश्य है, तो दांत से कारतूस को निकाला नहीं जाता है, तो जब उसके जो परत होती है वो अपने मुंह से निकालना पड़ता था। तो इसके विरुद्ध भारत के सैनिक ही युद्ध लड़े। और ये है 1857 में जो मेरठ के सिपाहियों का विद्रोह हुआ था, अंग्रेजों पर टूट पड़े थे, उनके जितने भी बंगला भवन इत्यादि थे वो सबको आग लगाई थी। और ये रातों रात, यह तो रात, जब 10 मई को यह शुरू हुई तो रातों रात 11 मई सुबह सोमवार के दिन तक ये मेरठ से लेकर यमुना नदी को पार करते हुए दिल्ली पहुंच गए सिपाही। देखिए यमुना नदी पर यह है, ये बांध के ऊपर से सैनिक दिल्ली के लाल किले की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ दिल्ली के लाल किले में उस समय अंग्रेज मुजफ्फर बहादुर शाह जफर नामक एक सम्राट थे, मुगल के सम्राट। ये मुगलों के अंतिम सम्राट है, याद रखने की बात है। बहादुर शाह जफर मुगल के अंतिम सम्राट हैं। इनको ये लाल किले में बंदी किया गया था, कैद किया गया था। तो ये सारे सैनिक उस लाल किले को जाकर पहुंचे और जाकर नारेबाजी लगाने लगे। कौन से नारे? कि अंग्रेज को भगाओ, मुगल शासन वापस लाओ। तो आंग्लेయులను పారదోలండి, మొఘలుల పాలన తిరిగి తేండి, इस प्रकार के नारा लगाते हुए वे लोग कहां तक पहुंच गए? रातों रात एक ही दिन में दिल्ली तक, मेरठ से यमुना नदी को पार करते हुए दिल्ली तक पहुंच गए थे। और इतना ही नहीं, बल्कि ये इसका जो प्रभाव हुआ, ये विद्रोह का विस्तार कई प्रांतों में चला गया, जैसे अलीगढ़, मैनपुर, बुलंदशहर, अटक, मथुरा जैसे वो वहां सैनिक शिविर, मिलिट्री कैंप हुआ करते थे। उन सैनिक शिविरों पर भी यह विद्रोह आगे बढ़ा। और विद्रोह उस समय की बात है, केवल अंग्रेजों के यहाँ 45,000 ही सैनिक थे, अंग्रेज सैनिक 45,000 थे। और उनके यहाँ भारत के सैनिक 2,32,000। तो 45,000 सेना को 2,32,000 सैनिक विद्रोह करते हैं, तो परिस्थिति किस प्रकार की होगी आप कल्पना कर सकते हैं। तो इस प्रकार का यह बहुत बड़ा सैनिक संघर्ष था। और इनके यहाँ जो भारत के राज्य खो गए थे, अंग्रेजों के लड़ते हुए भारत के कुछ कुछ राज्य खो गए थे, जैसे अवध के नवाब, मराठा के पेशवा, और उसी प्रकार नाना साहब जैसे ये लोग भी उनके विरुद्ध लड़े थे। और उसी प्रकार झांसी राज्य भी हो गया था, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी उनके विरुद्ध युद्ध किए थे। इस प्रकार से
भारत के कई शासक भी इन सैनिकों को साथ दिया, सैनिक विद्रोह में भाग लिया। इस प्रकार से बहुत बड़ा सैनिक संघर्ष है, सैनिक विद्रोह है, संघर्ष नहीं बल्कि सैनिक विद्रोह है। हाँ, ये है झांसी लक्ष्मीबाई, जो इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सेनापति तांतिया तोपे हैं, जो मराठा साम्राज्य से संबंध रखते हैं। और ये हैदराबाद में भी 1857 का विद्रोह हुआ था। उस समय हैदराबाद में निजाम का शासन चल रहा था, आसफ जाहियों का शासन चल रहा था। जब इनके यहाँ एक प्रमुख व्यक्ति हैं तुर्रेबाज खान, ये तुर्रेबाज खान है। ये तुर्रेबाज खान ने हैदराबाद में सैनिक विद्रोह को आगे बढ़ाया। मौलवी अलाउद्दीन की सहायता से इन्होंने मौलवी अलाउद्दीन की सहायता से 6000 सैनिकों को एकत्रित करते हुए ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला किया। कल मैं बताया कोटी वुमेन्स कॉलेज, जो ब्रिटिश की रेसिडेंसी है, ये कोटी वुमेन्स कॉलेज पर हमला किया था। 6000 सैनिकों, किसकी सहायता से? मौलवी अलाउद्दीन की सहायता को लेकर 6000 लोगों से ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला किया था। लेकिन निजाम ने अंग्रेजों की सहायता से इस विद्रोह को कुचल दिया। यहां तक कि इनको, तुर्रेबाज खान को, आपको याद होना चाहिए, कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। तुर्रेबाज खान को तूप्रान से, जो हैदराबाद के जो बॉर्डर एरिया में होता है, निजामाबाद जहां जाते हैं, तूप्रान से घोड़े पर खींच कर लाते हुए यहाँ कोटी वुमेन्स कॉलेज के पास, वुमेन्स कॉलेज के सामने उन्हें फांसी दी गई, क्योंकि कोई भी अन्य लोग इस प्रकार का साहस ना करें कि सैनिक विद्रोह को आगे बढ़ाए। तो इस प्रकार से ब्रिटिशों की सहायता से यहाँ भारत के, यहाँ हैदराबाद के निजाम भी इस सेना विद्रोह को कुचल दिए थे। तो इस प्रकार से हैदराबाद में भी सैनिक विद्रोह हुआ था। और साथ ही साथ सैनिक विद्रोह न केवल हैदराबाद में ही कुचल दिए, जैसे जैसे ही ये सैनिक शिविर टुकड़े टुकड़े में बदल गए, विद्रोह अलग अलग गांव में, छोटे गांव में, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे कंटोनमेंट एरिया, मिलिट्री एरिया में इसका विद्रोह हुआ, तो वे लोग एकत्रित, इकट्ठा नहीं हुए थे, एक योजना के अनुसार ये विद्रोह नहीं हुए थे। जैसे ही वे लोग अंग्रेजी लोग, जैसे ही वे लोग, उनको जैसे ही सोच आ गई, उनको एक प्लान आ गया, तो इन विद्रोहों को कुचलना शुरू कर दिया। जैसे ही कुचलना, इतना गंभीरता से कुचल दिए कि विरोध करने वालों को देखिए फांसी पर लटकाया गया। इस प्रकार से खुले आम जनता के सामने सैनिकों को, विद्रोह करने वाले सैनिकों को फांसी दी जाती थी। और यहाँ तक कि गांवों में और इत्यादि कई प्रदेशों से सैनिक विद्रोह करने वाले भारतीय सैनिकों को पकड़कर, जो तोपखाने होते हैं, तोपखाने जो आगे से जो तोप निकलती है, उस तोपखाने के पास सैनिक को बांध दिया जाता है और तोप चलाई जाती है, तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार के गंभीर सजा दी जाती थी। तो इसे देखकर कोई भी अन्य लोग विद्रोह करने के लिए आगे ना आए। इस प्रकार से अंग्रेज इस सैनिक विद्रोह को कुचल दिया। केवल एक ही वर्ष में, 1857 में हुआ, 1858 में यह विद्रोह समाप्त हो गया। कारण क्या था? कि विद्रोह एक योजनाबद्ध नहीं हुई थी, अलग अलग टुकड़े में होने से ही वे लोग संभल गए। अंग्रेज इस विद्रोह को कुचल देना शुरू किया। और विद्रोह के बाद 1858 में अंग्रेज की, उस समय इंग्लैंड की रानी थी विक्टोरिया रानी ने 1857 में एक पत्र भेज दिया था, एक घोषणा पत्र भेज दिया था कि यहाँ भारत के सैनिकों को, भारतवासियों को शांत करने के लिए, याद रखें 1857 में विद्रोह हुआ, 1858 में विक्टोरिया रानी ने भारतवासियों को एक संदेश है, एक घोषणा पत्र को भेजा था। कि घोषणा में क्या घोषणा की है? कि आपके यहाँ आपके राजा ही आपका शासन करेंगे,
आपके धार्मिक जो भी रीति रिवाज है उसका सम्मान करेंगे, किसी को भी हम अत्याचार नहीं करेंगे, किसी को पर भी हम जबरदस्ती कर वसूल नहीं करेंगे, और कई प्रकार के छूट दिया जाएगा, आपके राज्य पुनः आपको लौटा दिया जाएगा। इस प्रकार के भारतवासियों को शांत करने के लिए घोषणा पत्र दे दिया। इससे कुछ लोग इस बातों में आकर ये विद्रोह करने आगे बढ़ रहे थे, वो विद्रोह वहीं रोक दिया। तो इस प्रकार से अंग्रेज सफल हो गए 1857 क्रांति को, विद्रोह को रोकने में सफल हुए थे। और हैदराबाद में भी इस प्रकार की कुछ नीतियां आ गई थी, हैदराबाद स्टेट में, हैदराबाद राज्य में। और हैदराबाद राज्य में अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज टोटली हैदराबाद के निजाम टोटली अंग्रेजों के अधीन आ गए थे, तो अंग्रेज के प्रेसिडेंट भी यहाँ रहा करते थे, और सीक्रेसी रिपोर्ट जो गुप्त उनके यहाँ समाचार होती थी वो ब्रिटिश अधिकारियों को दी जाता था। तो जैसे ही इनका केवल काम करना, अंग्रेज जैसा बोले वैसा काम करना, किस कौन निजाम, निजाम को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी कि वे लोग अपनी मनमानी शासन करें। जो भी दीवान, किसी एक दीवान की नियुक्ति भी की जाए, जैसे आपको मैं सालार जंग की बात की, अपने राज्य में एक दीवान की नियुक्ति करना है तो भी रेसिडेंस और अंग्रेजों की अनुमति लेनी होती है। और इसी प्रकार हैदराबाद में जो आईसीएस है, इंडियन सिविल उस समय सर्विस होती थी, भारतीय नागरिक सेवा, आईसीएस, भारतीय नागरिक सेवा हुआ करती थी, आईसीएस उस समय सिविल सर्विस हुआ करती थी। उसकी परीक्षा रखना या उस परीक्षा संबंधी अधिकारियों को, जैसे आज हम आईएएस आईपीएस कहते हैं, उस प्रकार के अधिकारियों को नियुक्ति करना, तो ये किसकी अनुमति लेना हो, ये अनुमति अंग्रेजी अधिकारियों से लेना होता। और इस प्रकार से अंग्रेज जैसा कहें वैसा इन यहाँ कुछ नई नीतियों को अपनाना पड़ता है। फिर भी जो यहाँ सालारजंग उनके दीवान थे, कई प्रकार के सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। जो हैदराबाद में जो सालारजंग म्यूजियम उन्हीं के नाम है। तो एक महत्वपूर्ण बात को याद रखें, हैदराबाद राज्य को सूबा और जिलाओं में विभक्त किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने पिछली बार एक प्रश्न आया था, चोलों ने राज्य को किसमें बांट दिए थे, नाडु, वलनाडु, मंडल थी, किसमें विभाजन किया, सूबाओं में विभाजन किया था। हैदराबाद राज्य को सूबाओं में, सूबा नाम, सूबा और जिलों में विभक्त करते हुए, उस समय जो यहाँ देशमुख हुआ करते थे, बड़े बड़े जमींदार जागीरदार लोग थे, उन देशमुखों को हटा दिया, सूबा और जिला संबंधी अधिकारियों को नियुक्त किया था। और उस समय भू राजस्व कर वसूल करने वाले, कर वसूल करने के अधिकारी थे, उन कर वसूल करने वाले अधिकारियों को रद्द करते ही सीधे ही जिला अधिकारियों को कर वसूल करने का अधिकार दिया गया। जैसे तहसीलदारों को कर वसूल करने का अधिकार था, तहसीलदार अब वो कर नहीं बल्कि सीधे जिला अधिकारी ही कर वसूल करने की व्यवस्था उस समय लागू की गई थी। और साथ ही साथ हैदराबाद में कई प्रकार के विकासात्मक कार्य किए। जैसे हैदराबाद के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट था, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट था, और उसी प्रकार जिला न्यायालय और सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट थे। जैसे दीवानी कोर्ट कहते हैं सिविल कोर्ट को, फौजदारी क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। इस प्रकार के दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की स्थापना करते हुए एक प्रकार की न्याय व्यवस्था इन्होंने अपनाई थी। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने एक रेलवे मार्ग, सड़क मार्ग भी बनाए। जैसे हैदराबाद से लेकर वाड़ी, मुंबई से लेकर मद्रास से लेकर शोलापुर, और मद्रास से लेकर मुंबई तक हैदराबाद के निजाम अंग्रेजों की सहायता से रेल मार्ग को भी अपनाया, जो आज भी यह रेल मार्ग का उपयोग हम कर रहे हैं। और उसी प्रकार हैदराबाद में 1855 में, 1855 में याद रखें, 1855 में चादरघाट में दारुल उलूम नामक एक अंग्रेजी माध्यम था। याद रखें, दारुल उलूम कहने से सब लोग यह समझते हैं कि ये उर्दू माध्यम था, लेकिन यह दारुल उलूम एक अंग्रेजी माध्यम का पाठशाला को स्थापना की। और 1870 में सिटी कॉलेज की स्थापना की। ये कई बार लास्ट टाइम जीके में भी प्रश्न पूछा गया कि हैदराबाद की सिटी कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई, किस वर्ष हुई, 1870 में हुई थी।
हाँ, ये बहादुर शाह जफर हैं। इन्हें अंग्रेज अधिकारी कैद करते हुए रंगून ले गए थे। रंगून में ही ये वहां उनको उनकी मृत्यु हुई। उनके पीछे उनके बेटे हैं, पुत्र हैं, और उनके पिता के सामने ही उनके पुत्रों को हत्या कर दी थी अंग्रेज अधिकारी। इस प्रकार से बहादुर शाह जफर मुगल शासक के अंतिम शासक हैं। यह है हैदराबाद का जो सिटी कॉलेज। ये सिटी कॉलेज की स्थापना भी 1870 में ही, उसी प्रकार दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज, मदरसा आलिया, इस प्रकार के विद्यालय, विद्या संबंधी, शिक्षा संबंधी संस्थाओं की स्थापना भी इन्होंने, ये लोग किए थे। तो इस प्रकार से यह था हैदराबाद के शासन, हैदराबाद राज्य में अंग्रेजों का साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार से थी। यानी कि परोक्ष रूप से अंग्रेज ही यहाँ शासन कर रहे। कहने का अर्थ ये है कि यह वास्तव में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना और भारत के राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों की शासन किस प्रकार से हुआ करती। ये थी आज की हमारी जो कक्षा, और इसी से कक्षा 7 की इतिहास समाप्त हो जाती है। और अगला जो हमारा पाठ हुआ करता है 8वीं कक्षा से संबंध है, जो अंग्रेज और निजाम शासन में जमींदार और किसान। अंग्रेजी और निजाम शासन, अंग्रेज शासन में जमींदार और किसानों की किस प्रकार की स्थिति थी, और निजाम शासन में जमींदार और किस शासन की किस प्रकार की स्थिति थी, कौन कौन से योजनाएं, किस प्रकार की नीतियों को अपना है, ये कक्षा 8 से संबंधित रखता है। यह पाठ के बारे में हम अगली कक्षा में आपको जानकारी देंगे। तो ये थे आज की हमारी कक्षा, जो 1857 का विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। आपको याद रखना है 1857 का विद्रोह का मूल कारण है एनफील्ड नामक बंदूक का उपयोग करना। ठीक है, और ये मेरठ में हुआ, 10 मई को हुआ, तो याद रखें। इससे पहले बाराकपुर कोलकाता के में हुआ, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरठ ही इम्पोर्टेंट है। और यमुना नदी को पार करते हुए अगले दिन 11 तारीख को ही वे लोग लाल किला पहुंचे। वहां कौन खड़े थे? बहादुर शाह जफर, ये मुगलों के अंतिम शासक। तो इस प्रकार से हैदराबाद ने ही तुर्रेबाज खान इस सैनिक विद्रोह को आगे बढ़ाया, और उसके रानी विक्टोरिया 1858 में एक घोषणा पत्र को जारी किया, जिसमें भारतवासियों को शांत करने की घोषणा की। और यहाँ उन नीतियों की हमारी कल की जो बची हुई, मैं समझता हूँ कि आपको या आ गया हो। ठीक है, और जो अगली कक्षा होगी हमारी 8वीं कक्षा से संबंध। कल एक डाउट पूछे थे, मोटूपल्ली और मछलीपट्टनम, क्या ये दो एक ही हैं? तो कल मैं बताया था, हो सकता है ये दो अलग अलग हैं। तो वास्तव में ये दो अलग अलग। मोटूपल्ली अभी जो प्रकाशम जिले में आता है, कृष्णा जिले में आता है। मछलीपट्टनम को बंदरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। बंदरू पोर्ट कहने से, मछलीपट्टनम पोर्ट कहने से एक ही है। मोटूपल्ली अलग है, मछलीपट्टनम अलग है। आपको ये डाउट कल का क्लियर? और कुछ संदेह है तो बता सकते। हम लोग कंटेंट रिलेटेड ही पढ़ना है, आउट ऑफ कंटेंट मत पढ़िए। हिस्ट्री बोलने से कई किताबें कई गहराई तक जाते हैं। जैसा सब्जेक्ट आगे बढ़ता है, इंटर वालों का अलग होता है, डिग्री वालों का अलग होता है, लेकिन हम स्कूल कंटेंट को पढ़। और जो शंका है तो पूछ सकते हैं। सर भूगोल से संबंधित प्रश्न आते हैं या ओनली इतिहास से? ठीक है, मौनम अंगीकारम जो कहते हैं, जो आप लोग सब मौन व्रत रखे हैं, तो आशा है कि आप लोग किसी कोई शंका नहीं है। आपकी कक्षा, आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।